अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था बॉन्ड लेंथ के हवाले से। आज बॉन्ड एनर्जी की बात करेंगे और बॉन्ड एनर्जी सारी की सारी बेस करती है बॉन्ड लेंथ के हवाले से। लास्ट टाइम हमने कुछ पढ़ा था बॉन्ड लेंथ के हवाले से, जल्दी से उसे रिवाइज़ करते हैं क्योंकि बॉन्ड एनर्जी के अंदर वो कंसेप्ट यूज़ होंगे। मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, क्योंकि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी का इन्वर्स रिलेशन है। लेकिन बॉन्ड एनर्जी पे जाने से पहले व्हाट इज़ बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो इन 5 पॉइंट्स पे लास्ट टाइम हमने बात की थी। सबसे पहले हमने बताया था बॉन्ड लेंथ होती क्या है। तो हमने कहा था डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम इज़ कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। 2 न्यूक्लाई हैं, 2 एटम है, एटम के सेंटर में न्यूक्लाई, 2 न्यूक्लाई के दरमियान जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? बॉन्ड लेंथ कहा जाता है। एक बात। दूसरी बात हमने की थी कि बॉन्ड लेंथ को मेजर कैसे किया जाता है। जैसे 2 एटम के दरमियान ये बॉन्ड लेंथ है, इसको कैसे मेजर करेंगे, कौन से मेथड से मेजर करेंगे। तो 2 मेथड के नाम आपको बताए थे। एक का नाम था एक्स-रे डायफ्रैक्शन एनालिसिस और दूसरा था इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन मेथड। इन 2 मेथड से हम बॉन्ड लेंथ को मेजर करते हैं। तीसरी बात हमने की थी कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो बहुत छोटा होता है। बहुत छोटे से मुराद ये है कि हम इनको लेंथ के बड़े यूनिट में मेजर नहीं कर सकते, इनको मीटर किलोमीटर में मेजर नहीं कर सकते। छोटा साइज़ होने की वजह से हम इनको मेजर करते हैं एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं, पिकोमीटर में मेजर करते हैं और नैनोमीटर में मेजर करते हैं। 3 बातें। चौथी बात हमने की थी होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। दोज मॉलिक्यूल विच आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम आर कॉल्ड होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। फिर इसके साथ हमने काफ़ी सारी एग्जांपल्स ली थी और एग्जांपल्स के ज़रिए इसको एक्सप्लेन किया था। फिर हमने बात की थी हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल की। हमने कहा था हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल 2 डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स व्हेन कंबाइंड टुगेदर थ्रू कोवलेंट बॉन्ड देन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ कॉल्ड हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल बॉन्ड लेंथ। उसको हम हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में 2 न्यूक्लाई के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ होगी उसे हम हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे होमो में बात करते हैं ये और ये दोनों सेम एटम, ठीक है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। अगर ए के साथ ए नहीं है बल्कि कोई और दूसरा बी एटम मौजूद है तो उसे हम हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल में स्टडी करते हैं। इसके अलावा हमने ये बात की थी कि हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में जो कैलकुलेटेड बॉन्ड लेंथ होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है। कौन सी? कैलकुलेटेड बॉन्ड लेंथ हमेशा ज़्यादा होती है एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड लेंथ से। क्यों होती है? तो साथ में हमने रीज़न देख लिया था। जिसने अगर नहीं देखा तो वो प्रीवियस वीडियो देख ले। इनके बारे में आज बात नहीं करेंगे। आज हम जा रहे हैं बॉन्ड एनर्जी पे। बॉन्ड एनर्जी बोलते किसे हैं? तो बॉन्ड एनर्जी को हम 2 तरह से डिफ़ाइन करते हैं। बॉन्ड एनर्जी को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं? एक केस बॉन्ड एनर्जी एक्सोथर्मिक भी है और एंडोथर्मिक भी है। कब बॉन्ड एनर्जी एक्सोथर्मिक होती है और कब बॉन्ड एनर्जी एक्सोथर्मिक होती है? तो याद रखें, एक्सोथर्मिक तब होगी जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। बॉन्ड फॉर्मेशन, जब 2 एटम आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो इस दौरान जो एनर्जी रिलीज़ होगी उस एनर्जी को बोला जाता है बॉन्ड एनर्जी। वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है। जैसे कोई भी आपके पास 2 एटम है, एक एटम बी एटम, ए एटम बी एटम, या दोनों को ए ले लें, ठीक है। अब जब दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो इस दौरान बॉन्ड बनाते हुए यहाँ से एनर्जी रिलीज़ होगी। इस एनर्जी को बोला जाता है बॉन्ड एनर्जी। जब भी बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी ऑटोमेटिक खुद ब खुद रिलीज़ होती है। बॉन्ड फॉर्मेशन इज़ एक्सोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज व्हेन एवर 2 एटम आर कंबाइंड टुगेदर और व्हेन एवर 2 एटम अप्रोच ईच अदर देन एनर्जी इज़ रिलीज़। जब एनर्जी रिलीज़ होती है तब ये जाके मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। हमने पहली वीडियो के अंदर पढ़ा था कि बॉन्ड बनता क्यों है? ताकि एटम की एनर्जी कम हो। एटम की एनर्जी कम कैसे होगी? जब यहाँ से बॉन्ड बनते हुए एनर्जी रिलीज़ होगी। इस एनर्जी रिलीज़ को बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। एक तो ये है। दूसरा क्या है? दूसरी बॉन्ड एनर्जी आपके पास है एंडोथर्मिक, ठीक है। दोनों को हम बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। एंडोथर्मिक से क्या मुराद है? जैसे मेरे पास यही मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो ए से मिल के बना है।
मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये वाला ए पीछे को हो जाए और ये वाला ए पीछे चला जाए, दोनों एक दूसरे से दोबारा से सेपरेट हो जाएं। यहाँ पे दोनों एक दूसरे के पास आए थे, अब मैं ये चाह रहा हूँ इन दोनों को मैं पीछे पीछे वापस कर दूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं इनको बाहर से हीट दूँगा, मैं बाहर से इनको हीट अप्लाई करूँगा, मैं बाहर से इन्हें हीट दूँगा, एनर्जी दूँगा। जब ये एनर्जी लेंगे तो ये वाला बांड टूट जाएगा। जब ये बांड टूट जाएगा तो इसके नतीजे में दो एटम दोबारा से एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे। अब मैं बाहर से एनर्जी दे रहा हूँ, जब मैं बाहर से एनर्जी दे रहा हूँ तो बाहर से एनर्जी देने के प्रोसेस को बोलते हैं एंडोथर्मिक। एंडो का मतलब होता है एब्ज़ॉर्ब या एंडो का मतलब होता है इनसाइड। अब ये मालिक्यूल के इनसाइड में एनर्जी दे रहा हूँ और ये मालिक्यूल एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब कर रहा है। क्या यहाँ पे जो बांड एनर्जी रिलीज़ होती है वो ज़्यादा है या यहाँ पे जो बांड एनर्जी दी जाती है वो ज़्यादा है? तो इसका जवाब ये है दोनों इक्वल हैं। यहाँ पे जितनी एनर्जी रिलीज़ होगी वही एनर्जी अगर मैं दोबारा इस मालिक्यूल पे अप्लाई करूँ तो दोबारा ये एटॉमिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम जो बात करेंगे, हम इस बांड एनर्जी की बात करेंगे। आज हम बनाने की बात नहीं कर रहे, आज हम सिर्फ़ और सिर्फ बात करेंगे बांड तोड़ने की। कौन से मालिक्यूल के अंदर बांड को कैसे तोड़ा जाएगा। सबसे पहले डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बांड। कितने बांड? 1 मोल ऑफ बांड इन गैसियस सब्सटेंस टू फॉर्म न्यूट्रल एटम इज कॉल्ड बांड एनर्जी। ये बांड एनर्जी की डेफिनेशन है। अब ज़रा डेफिनेशन को समझें। डेफिनेशन कहती क्या है? डेफिनेशन कहती है कि 1 मोल मालिक्यूल, कितना? 1 मोल मालिक्यूल। मोल क्या है? तो मोल से मुराद ये होता है किसी भी एटम के एटॉमिक मास या किसी भी मालिक्यूल के मालिकुलर मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करना। व्हेनेवर वी रिप्रेजेंट एटॉमिक मास ऑफ एटम और मालिकुलर मास ऑफ मालिक्यूल इन ग्राम, दैट इज़ कॉल्ड मोल। या और क्या बोलते हैं, यहाँ पे सिंपल मैं बता रहा हूँ, ठीक है, डिटेल हम फिर पढ़ेंगे। सिंपल यूँ बता रहा हूँ कि जैसे आपके पास 2 सिमिलर थिंग्स हैं, ए 2 सेम चीज़ें हैं, तो इसको बोला जाता है 1 पेयर बोला जाता है। जैसे आपके पास सिमिलर थिंग्स 12 हैं, कितनी? 12 हैं, तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है 1 डज़न। क्या बोला जाता है? 1 डज़न। और ये आपके पास क्या था? वह 1 पेयर था। अगर आपके पास 144 सिमिलर थिंग्स हों, उसे बोलते हैं 1 ग्रास, ठीक है। अगर आपके पास 100 सिमिलर थिंग्स हों, उसे बोला जाता है सेंचुरी। क्या बोला जाता है? सेंचुरी बोला जाता है। अगर आपके पास 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 सिमिलर थिंग्स हों, तो उसको बोला जाएगा मोल, ठीक है। जब मैं बोलता हूँ ना 1 मोल बांड या 1 मोल मालिक्यूल, तो 1 मोल में जैसे कहूँगा ना 1 मोल ऑक्सीजन, तो 1 मोल ऑक्सीजन से मुराद ये है कि 1 मोल ऑक्सीजन के अंदर 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 मालिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन होंगे। इतने मालिक्यूल ऑक्सीजन के होंगे वो 1 मोल ऑक्सीजन कहलाएगा, ठीक है। इतने पार्टिकल्स, इतने मालिक्यूल जब ऑक्सीजन के होंगे तो वो 1 मोल कहलाएगा। जब मैं कहूँगा हाइड्रोजन 1 मोल, तो 1 मोल हाइड्रोजन के अंदर इतने मालिक्यूल्स होंगे, ठीक है। जब मैं कहता हूँ कि 1 मोल ऑफ वाटर, तो 1 मोल ऑफ वाटर में एक वाटर का मालिक्यूल, दूसरा वाटर का मालिक्यूल, तीसरा वाटर का मालिक्यूल, ऐसे कितने मालिक्यूल होंगे? तो इन मालिक्यूल की तादाद होगी 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। अब जितने मालिक्यूल होंगे इनके अंदर इतने ही बांड मौजूद होंगे। इसके अंदर और क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, कि हमें कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, किस लिए? टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बांड, कि जो मालिक्यूल के दरमियान 1 मोल बांड है, इस बांड को तोड़ें। जब इस बांड को तोड़ेंगे तो क्या होगा? इन गैसियस सब्सटेंस, गैसियस सब्सटेंस से क्या मुराद है इससे मैं बताता हूँ। टू फॉर्म न्यूट्रल एटम, कि ये दोबारा से न्यूट्रल एटम बना दें। गैसियस से क्या मुराद है? गैसियस से मुराद है किसी भी कोई भी सॉलिड है, जब आप सॉलिड को हीट अप्लाई करेंगे तो वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होगा। जब लिक्विड को फर्दर हीट करेंगे तो वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अब गैसियस फॉर्म में, अब ये गैसियस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में जब हम इससे मज़ीद हीट अप्लाई करेंगे तब ये जाके एटॉमिक फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस फॉर्म में ही होगा, क्योंकि गैसियस फॉर्म के बाद जो हम इसे एनर्जी देंगे उस एनर्जी से इसका बांड टूटेगा। अब डेफिनेशन की बात यहाँ तक होगी, थोड़ा आगे चलते हैं, इसको थोड़ा और एलोबरेट करते हैं।
ठीक है, एक्सपेंड करते हैं कि इसके अंदर और क्या चीज़ें हैं। अभी तक सिर्फ इतनी बात की कि हमने यहाँ पे पढ़ना है एक्सोथर्मिक बाड लेंथ के बारे में, एक्सोथर्मिक बाड एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो कहता है कि एक मोल बाड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, या सिंपल यूँ बोलें, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बाड इन अ मॉलिक्यूल टू कन्वर्ट इट इनटू एटॉमिक फॉर्म इज कॉल्ड बाड लेंथ। उसे क्या बोला जाता है? बाड लेंथ बोला जाता है। कि बाड एनर्जी को मेजर किस में करते हैं, इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट क्या है? तो इसका यूनिट है किलो जाउल पर मोल, किलो जाउल पर मोल। ये वाली बात दोबारा डिस्कस होगी, मोल वाली, कि एक मोल और एक मोल बाड के बारे में हम बात कर रहे हैं। जिस तरह मैं कहता हूँ कि एक मोल हाइड्रोजन कितना, मैं बोलता हूँ 1 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल हाइड्रोजन के अंदर 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 मालिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन मौजूद होंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि ये एक मालिक्यूल है, जैसे मैं कहता हूँ कि दूसरा मालिक्यूल है, जैसे मैं कहता हूँ ये तीसरा मालिक्यूल है, मैं ये कह रहा हूँ 4th मालिक्यूल है, ठीक है, तो 4th मालिक्यूल है। इसी तरह ऐसे कितने मालिक्यूल होंगे? तो ये होंगे 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23, इतने मालिक्यूल्स हैं एक मोल हाइड्रोजन से मुराद। अब मैं कहता हूँ मैंने इसको एनर्जी देनी है, मैंने इसे हीट अप्लाई करनी है। हीट अप्लाई क्यों करनी है? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे जो मालिक्यूल मौजूद हैं इनके दरमियान जो बाड है वो टूट जाए। अब मैं अगर एक मोल हाइड्रोजन बोलता हूँ या एक मोल हाइड्रोजन के मालिक्यूल बोलता हूँ, या मैं यहाँ पे बोलता हूँ 1 मोल बाड, तो बात एक ही है, ठीक है। अगर यहाँ पे 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 मालिक्यूल मौजूद हैं तो हर मालिक्यूल के दरमियान एक एक बाड है, एक मोल बाड हो गया ना। इतने मालिक्यूल मौजूद हैं तो इतने मोल बाड भी मौजूद हैं। इतने 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 मालिक्यूल्स के दरमियान बाड को तोड़ने के लिए मुझे कितनी एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी मैं मेजर करता हूँ किलो जाउल के अंदर। किसके अंदर? किलो जाउल के अंदर। पर कितना? पर मोल। एक मोल हाइड्रोजन को, एक मोल हाइड्रोजन को कितने किलो जाउल एनर्जी दूँ कि इसके अंदर जितने भी मालिक्यूल हैं वो सारे के सारे एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएं। उसे कहा जाता है बाड एनर्जी। अब ज़रा देखें कितनी एनर्जी होती है। तो इसके लिए एनर्जी होती है, इसके लिए कितनी एनर्जी है? तो इसके लिए एनर्जी होती है 436 किलो जाउल पर मोल। ऐसे इतनी एनर्जी प्रोवाइड करें तो ये सारे के सारे कन्वर्ट हो जाएंगे एटॉमिक फॉर्म के अंदर, ये सारे के सारे मालिक्यूल कन्वर्ट हो जाएंगे एटॉमिक फॉर्म के अंदर। पर मोल मैंने तब लिखा कि पर मोल से यहाँ पे मुराद ये है कि मोल से मुराद है 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 पार्टिकल्स को मैं एनर्जी दूंगा तो ये सारे के सारे मालिक्यूल हैं जो एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब सवाल ये है कि मैं 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 को दे रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको 436 किलो जाउल पर मोल एनर्जी दे रहा हूँ। तो आप लोग मुझे ये बताएं कि 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 को तो 436 किलो जाउल एनर्जी मिल रही है, इतने पार्टिकल्स को 436 किलो जाउल एनर्जी मिल रही है, लेकिन एक मालिक्यूल को, एक सिंगल मालिक्यूल को कितनी एनर्जी मिल रही होगी? एक सिंगल मालिक्यूल को कितनी एनर्जी चाहिए? इस सिंगल मालिक्यूल को कितनी चाहिए? तो मैं क्या करूँगा, 436 डिवाइडेड बाय 6.023 कितना लिखूँगा? पर मालिक्यूल की बात कर रहा हूँ, पर मालिक्यूल, मालिक्यूल के लिए क्या लिखूँगा? 436 डिवाइडेड बाय 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा 72.42 किलो जाउल पर बाड लिख लूँ या किलो जाउल पर मालिक्यूल लिख लूँ? किलो जाउल पर मालिक्यूल। इसका मतलब ये है एक मालिक्यूल, एक मिनट, मल्टीप्लाई बाय 42 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23 किलो जाउल पर मालिक्यूल, या मैं इसको लिख लूँ किलो जाउल पर बाड, दोनों बात एक ही हैं। इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारे मालिक्यूल को एनर्जी जो चाहिए थी वो 436 किलो जाउल पर मोल थी, लेकिन एक मालिक्यूल को जो एनर्जी चाहिए वो 72.42 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -23 है। इससे मुराद ये है कि अब मैं एक मालिक्यूल का कह रहा हूँ कि एक मालिक्यूल को मैं कितनी एनर्जी दूँ कि ये एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो ये कह रहा है कि ऐसे कितनी एनर्जी दें? 72.42 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23। अब ज़रा गौर करें,
अब ज़रा गौर करें, क्या इसके अंदर जो हाफ बाउंड है, हाफ बाउंड लेंथ है, प्रीवियस लेक्चर लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बताया जो हाफ बाउंड है, अगर ये मैं कहता हूँ कंप्लीट बाउंड है, तो आधा बाउंड क्या एक हाइड्रोजन का है और आधा बाउंड दूसरे हाइड्रोजन का है। ये जो बाउंड लेंथ है 2 हाइड्रोजन की वजह से है। मैं कहता हूँ कि कंप्लीट बाउंड को तोड़ने के लिए, अभी मैंने कहा कंप्लीट बाउंड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 72.42 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23। तो मैं कह रहा हूँ कि आधे बाउंड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी, या मैं कह रहा हूँ एक मालिक्यूल के लिए एनर्जी तो 72.42 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23 किलो जूल पर मालिक्यूल है, ये पर बाउंड है। एक बाउंड के लिए इतनी है, आधे बाउंड के लिए कितनी होगी, या एटॉमिक फॉर्म में ये जो एटम है, एटम फॉर्म में एक सिंगल हाइड्रोजन की बाउंड एनर्जी कितनी होगी। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, पर एटम ने जो बाउंड लेंथ बनाई थी वो कितनी एनर्जी से टूटा, तो मैं क्या करूँगा, ये 2 के लिए है तो एक के लिए मैं क्या कर दूँगा 72.42 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23 डिवाइडेड बाय 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 एटम है, यहाँ पे 2 एटम है, आधा बाउंड एक एटम की वजह से, आधा बाउंड दूसरे एटम की वजह से। जब मैं इसे प्रोवाइड करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 36.2 का हाफ 1 हो गया और 4 का हाफ 21 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23 किलो जूल पर एटम। यहाँ तक पहुँचना था हमने कि एक एटम की बाउंड लेंथ को तोड़ने के लिए 36.21 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23 किलो जूल पर एटम चाहिए। मैं यूँ कह रहा हूँ, देखें इसी तरह क्लोरीन पे भी अप्लाई करेंगे, एक जैसे सीख लिया, क्लोरीन भी बिल्कुल सेम होगा, ठीक है, क्योंकि उससे हमने फिर हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में बाउंड लेंथ जो है उस पर असर देखना है कि क्या असर होता है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कितने पार्टिकल्स से, सबसे पहले 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स से, इनको तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, तो 436 एनर्जी चाहिए। इनको तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 436 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। फिर मैं कहता हूँ इतने मॉलिक्यूल्स के बजाय मैं सिर्फ और सिर्फ अब एक का कह रहा हूँ कि इतनों को अगर 436 चाहिए तो एक मॉलिक्यूल को कितनी चाहिए होगी, तो एक मॉलिक्यूल को चाहिए 72.42 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23। एक मॉलिक्यूल के लिए, एक मॉलिक्यूल के दरमियान बाउंड तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, ये एनर्जी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा लेकिन इस मॉलिक्यूल के अंदर तो आधा बाउंड एक हाइड्रोजन की वजह से है, आधा बाउंड दूसरे हाइड्रोजन की वजह से है, तो आधे हाइड्रोजन की बाउंड लेंथ को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, तो जितनी भी एनर्जी पर मॉलिक्यूल है उसको डिवाइडेड बाय 2 किया, हमारे पास आंसर आता है 36.21 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23 किलो जूल पर एटम। अभी हम कर रहे हैं हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। एक बात यहाँ तक होगी। अब ज़रा क्लोरीन के केस में देखें, ठीक है, अभी आप लोग खुद बताते जाएंगे। अब मैं कहता हूँ 1 मोल क्लोरीन कितना, 1 मोल क्लोरीन, 1 मोल क्लोरीन के अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो जवाब है इसका 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स या बाउंड होंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के दरमियान, क्लोरीन के केस में एक मॉलिक्यूल है तो एक मॉलिक्यूल के दरमियान कितने बाउंड, एक बाउंड, तो इतने 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी मॉलिक्यूल्स हैं तो इनके दरमियान बाउंड भी इतनी ही तादाद होगी। अब मैं कह रहा हूँ 1 मोल क्लोरीन, 1 मोल, इसके अंदर इतने पार्टिकल्स मौजूद हैं, मैं कहता हूँ ये क्लोरीन एक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल, फोर्थ मॉलिक्यूल, और ऐसे कितने मॉलिक्यूल, 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। इन सब मॉलिक्यूल के दरमियान जो बाउंड लेंथ है, सब के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, इन सब के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, तो इन सब के लिए एनर्जी जो चाहिए वो चाहिए 243 किलो जूल। कितने के लिए चाहिए, तो 1 मोल के लिए चाहिए। कितने के लिए चाहिए, 1 मोल के लिए चाहिए। अगर एक मॉलिक्यूल की फाइंड करूं तो 243, तो पर मॉलिक्यूल के लिए कितनी आएगी, पर मॉलिक्यूल के लिए आएगी 243 डिवाइडेड बाय कितने पार्टिकल्स हैं, 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। आंसर कितना आएगा, इसको कैलकुलेटर पे करें तो कैलकुलेटर पे आपके पास आएगा 40.34 किलो जूल पर मॉलिक्यूल, किलो जूल पर मॉलिक्यूल। इससे कोई एक मॉलिक्यूल को उठाओ,
कोई एक मालिक्यूल उठाया, कितनी एनर्जी दूँ? तो मैं एनर्जी दूंगा 40.34, 40.34। जब मैं एनर्जी दूंगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएंगे दोबारा से एटॉमिक फॉर्म के अंदर। एक मालिक्यूल अगर ऐसे ही 6.023 मल्टीप्लाई बाय 23 मालिक्यूल्स होंगे तो उसे हम एक मोल बोल रहे हैं, ठीक है। तब यहाँ पे हम पर मोल का कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर मालिक्यूल का। अब पर एटम के लिए कितनी है? पर एटम के लिए कितनी है? पर एटम से मुराद यह है कि इस मालिक्यूल के अंदर आधी बॉन्ड लेंथ एक एटम की वजह से है और आधी बॉन्ड लेंथ दूसरे की वजह से। मैं कहता हूँ जैसे यहाँ पे, ठीक है, मैं कह रहा हूँ इसको तोड़ने के लिए मुझे कितनी एनर्जी चाहिए? फॉर एग्ज़ाम्पल 10 यूनिट। कितनी? 10 यूनिट चाहिए। 10 यूनिट इस पूरी बॉन्ड को तोड़ने के लिए चाहिए। इसके अंदर जो आधा बॉन्ड लेंथ है वो ए की वजह से है, आधा बॉन्ड लेंथ दूसरे ए की वजह से है। तो मुझे ये बताएं आधी बॉन्ड लेंथ को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी? तो 5 चाहिए होगी। आधी के लिए भी 5 और दूसरी आधी के लिए भी 5, तो टोटल कितनी चाहिए? 10 यूनिट पर मालिक्यूल चाहिए। एटॉमिक फॉर्म के लिए हम डिवाइडेड बाय 2 कर दें। डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 5 कि आधी बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए या पर एटॉमिक बॉन्ड लेंथ कितनी है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 40.34 डिवाइडेड बाय 2 कितना आता है? 20.34 का हाफ 17। एक जगह गलती हुई है, हमने क्या नहीं लिखा, हमने इस मल्टीप्लाई बाय 23 को ऊपर जाके हमने नहीं लिखा -23, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻³ किलो जूल पर मालिक्यूल। इसी तरह यहाँ भी मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 20.17 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23 किलो जूल पर एटम। यहाँ तक क्लियर है? हमने क्या कहा? हमने अभी तक सिर्फ इतनी बात कही कि एक मोल को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 436 चाहिए। तो एक मालिक्यूल के लिए कितनी चाहिए होगी? तो पर मालिक्यूल के लिए डिवाइडेड बाय 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 कितनी एनर्जी आ गई? 72 आ गई। इसको कॉमन एग्जांपल से देख लें। कॉमन एग्जांपल से क्या मुराद है? मैं कहता हूँ कि एक रूम है, ठीक है, एक रूम है और एक रूम के अंदर 2 दोस्तों का एक जोड़ा है। कितना? 2 दोस्तों का एक जोड़ा है। 2 दोस्त हैं आपस में, ठीक है, उन्होंने आपस में पेयर बनाए हुए हैं। मैं कहता हूँ ये एक रूम है और इस रूम के अंदर कितने जोड़े हैं, कितने दोस्त हैं? 2 दोस्त हैं, ठीक है। 2 दोस्त का एक ग्रुप है। कितने दोस्त हैं? मैं कहता हूँ एक ग्रुप, मैं कहता हूँ 2 ग्रुप, मैं कहता हूँ 3 ग्रुप, मैं कहता हूँ 4 ग्रुप। ऐसे कितने ग्रुप हैं? तो ऐसे आपके पास 10 ग्रुप हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ग्रुप हैं, ठीक है। मैंने देना है 100 रुपये। कितने? 100 रुपये देने हैं। तो हर एक ग्रुप को कितने पैसे दूंगा? हर एक ग्रुप को कितने पैसे दूंगा? मेरे पास टोटल 100 रुपये हैं और इधर बंदे हैं 10, इधर 10 ग्रुप हैं, इधर 10 ग्रुप हैं और हर एक ग्रुप के अंदर 2 बंदे हैं। मैंने एक ग्रुप को कितने देने हैं? तो मेरे पास जितने भी टोटल पैसे हैं, जैसे मेरे पास 100 रुपये हैं तो मैं 100 रुपये को क्या करूँगा? डिवाइडेड बाय टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब 10 करूँगा मेरे पास आंसर आ जाएगा 10। इसका मतलब 10 इसे भी देना है, 10 10 10 10, सब 10 10 लेंगे तब जाके 100 रुपये पूरे होंगे। अब मैं फिर ये कह रहा हूँ, अब ये पहले 100 रुपये थे, 100 रुपये इतने बंदों को देने थे। फिर मैंने एक बंदे का निकाला, एक मालिक्यूल का निकाला, कितने उसे देने हैं? यहाँ पे एनर्जी 72 थी। इसका मतलब ये है कि एक बंदे को देने के लिए 10 रुपये हैं। अब मैं 2 बंदों को देने के लिए 10 रुपये हैं। मैं कहता हूँ जो एक जोड़ा था, एक जोड़े को देने के लिए 10 रुपये हैं, लेकिन एक जोड़े के अंदर एक बंदे के पास कितने पैसे आएंगे? तो एक जोड़े के पास 10 का हाफ आएगा, 10 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे कितना आ जाएगा? इसका मतलब एक बंदे को कितने पैसे मिलेंगे? 5 मिलेंगे, ठीक है। तो यही किस्सा हमने यहाँ तक किया। थोड़ा आगे चलते हैं, इन वैल्यूज़ को गौर से देखें, इन वैल्यूज़ को गौर से देखें। पर एटॉमिक किसका है? ये क्लोरीन का है। और ये किसका है? ये हाइड्रोजन का है। यहाँ पे जो भी स्क्रीनशॉट लेना है, जो भी नोट करना है कर लें, ठीक है। फिर मैं इसको रफ़ करता हूँ।
ले लिया। एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड लेंथ इन केस ऑफ हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल इज ऑलवेज शॉर्टर देन कैलकुलेटेड बॉन्ड लेंथ। कुछ याद आया? याद नहीं आए तो प्रीवियस वीडियो गौर से देखें, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक और बात करेंगे, हेटेरोटॉमिक। लास्ट टाइम हमने कहा था बॉन्ड लेंथ, ठीक है। बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होती है? तो बॉन्ड लेंथ आपके पास कैलकुलेटेड बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड लेंथ से। एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड लेंथ कम होती है, क्या होती है? लेस होती है। लेस क्यों होती है? ड्यू टू पोलैरिटी। लास्ट टाइम लेक्चर के अंदर बताया था। अब यहाँ पे हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में हम एक और रीज़न लिखते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं इन केस ऑफ हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल द कैलकुलेटेड बॉन्ड एनर्जी इन कैलकुलेटेड बॉन्ड एनर्जी इज लेस देन एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड लेंथ। एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड लेंथ क्यों? ड्यू टू पोलैरिटी। ड्यू टू पोलैरिटी। अब देखें यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है। एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है। एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन है। हाइड्रोजन के एटम की बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए थी? 36 पॉइंट, कितनी एनर्जी चाहिए थी? 36.21 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23। ये आ गया आपके पास हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का आ गया। क्लोरीन के एक एटम को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए थी? तो 20.17 मल्टीप्लाई बाय कितनी एनर्जी चाहिए थी? 20.17 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23 किलो जूल पर एटम। कितनी एनर्जी हुई? 36 और 20 कितने हो गए? आपके पास हो गए 56.2 और 1 3 1 और 7 8 किलो जूल पर किलो मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23 किलो जूल पर मॉलिक्यूल। क्योंकि HCl एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। एक मोल जब HCl की बात करेंगे तो एक मोल HCl से मुराद ये है कि इसके अंदर इतने मॉलिक्यूल्स, इसके पास 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। इसको हम पहले चैप्टर के अंदर बहुत डिटेल से देखेंगे, ठीक है। वो सारी स्टोइचियोमेट्री है। अभी यहाँ पे देखें कि कितनी एनर्जी इसके लिए चाहिए थी, कितनी होनी चाहिए थी। तो इसके लिए रिक्वायर्ड होनी चाहिए थी जो हमने कैलकुलेट की, जो कैलकुलेट की वो चाहिए 46.38 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23। लेकिन जब हमने इसका एक्स-रे डायफ्रैक्शन नहीं, जब हमने इसको मयर किया तो हमने देखा एक्सपेरिमेंट करके कितनी बॉन्ड एनर्जी इसकी आई। एक्सपेरिमेंट जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंट से हमने देखा कि इसकी जो एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एनर्जी थी वो आपके पास थी 72.39 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23 किलो जूल पर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल कितनी आ रही थी? कैलकुलेटेड इतनी थी, कैलकुलेटेड कम थी। किससे? एक्सपेरिमेंटल से। अब फिर सवाल ये पैदा होता है कि कैलकुलेटेड बॉन्ड एनर्जी कम क्यों है एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एनर्जी से? एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एनर्जी से तो इसका सिंपल सा जवाब ये है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन, इसके ऊपर प्लस चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। पहली बात तो ये है कि इसकी कैलकुलेटेड बॉन्ड लेंथ कम होती है, एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड लेंथ से, ठीक है। कैलकुलेटेड बॉन्ड लेंथ इसकी ज़्यादा होती है या बोलें इसकी एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड लेंथ कम होती है एज़ कम्पेयर टू कैलकुलेटेड बॉन्ड लेंथ की। हमने बताया था इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, जिसकी वजह से दो एटम आपस में पास आ जाते हैं। जब पास आ जाते हैं तो इसके दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है वो कम हो जाती है। अब ज़रा गौर से सुनें, क्या छोटे बॉन्ड को तोड़ना आसान है या बड़े बॉन्ड को तोड़ना आसान है?
जैसे मैं कहता हूँ आपके पास कोई पेन है, आपके पास कोई स्टिक है, सिंपल सी बात करते हैं, स्टिक है, ठीक है, एक बड़ी स्टिक है, कितनी 1 फीट की स्टिक है। मैं कहता हूँ इससे तोड़ें तो आप आसानी से तोड़ देंगे, कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, ठीक है। मैं कहता हूँ कि ये आपके पास स्टिक है, इसको तोड़ें, आपने ज़ोर लगाया, पावर लगाई, तोड़ दी, दरमियान से 2 टुकड़े कर दिए। फिर मैं कहता हूँ आधी को तोड़ें, जब आप आधी को तोड़ेंगे तो इस पे पहले के मुकाबले में ज़्यादा ज़ोर लगेगा, ठीक है। आपने ज़ोर है, आपने तोड़ दी, और छोटी होगी। फिर मैं कहता हूँ अब इसको तोड़ें, अब इसको तोड़ने के लिए और ज़्यादा एनर्जी चाहिए। जितना मैं लेंथ छोटा करता जा रहा हूँ ना, एनर्जी इतनी बढ़ती जाएगी। एक बात याद रखना कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी में हमेशा इनवर्स रिलेशन मिलेगा। इसको आगे हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब मैं कहता हूँ इसको थोड़ा और छोटा करो, अब मेहनत लगेगी, अब पहले से और ज़्यादा मेहनत लगेगी, ठीक है। अब भी ज़ोर है, तोड़ दिया, हाफ़ कर दिया, अब तोड़ के दिखाओ। अब इतना ज़ोर नहीं है आप में, ठीक है। आप फिर किसी नाइफ़ वगैरह का सहारा लेंगे। जिसने तोड़ दी अब तोड़ के दिखाओ, ठीक है। जितनी बॉन्ड लेंथ छोटी होती जाएगी उसको तोड़ने के लिए इतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए। दोबारा टॉपिक की तरफ आओ। एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड लेंथ कम है किससे? कैलकुलेटेड से। हमने कहा था बॉन्ड लेंथ पढ़ते हुए जब मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज आता है तो चार्ज आने की वजह से 2 एटम आपस में पास आते हैं। इस लाइन के अंदर जो भी मैं बता रहा हूँ इसके अंदर ये कंप्लीट एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है। देखें, कैलकुलेटेड बॉन्ड लेंथ थी हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल पे, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज, दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो इसके नतीजे में क्या होगा? बॉन्ड लेंथ डिक्रीज़ हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ इनकी कम हो जाएगी। कम क्यों हुई है? तो कम इसकी हुई है पोलैरिटी की वजह से कि एक के ऊपर पॉजिटिव दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब मैं कह रहा हूँ कि जब इनके ऊपर मैं ये सपोज़ करता हूँ चार्ज नहीं था तो ये एक दूसरे से दूर थे, लेकिन चार्जेस की वजह से ये क्या हो गए? एक दूसरे के पास आ गए। अब जब चार्जेस की वजह से आपस में पास आ गए तो इनकी बॉन्ड लेंथ छोटी हो गई है। जब बॉन्ड लेंथ छोटी हो गई है तो इसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए होगा? इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, बजाय इसके कि जब 2 एटम एक दूसरे से दूर थे। जब दूर थे कम एनर्जी चाहिए, लेकिन जब एटम पास हैं, बॉन्ड पोलर है, हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो इसके लिए ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी चाहिए होगी एज़ कम्पेयर टू जब एटम दूर होंगे। तो यहाँ पे यही लिखा है द कैलकुलेटेड बॉन्ड एनर्जी। कैलकुलेटेड बॉन्ड एनर्जी से मुराद ये है कि जो हमने यहाँ से अभी इक्वेशन के जरिए जो हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी निकाली थी, उस केस में हाइड्रोजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं था। वो जब एक हाइड्रोजन की निकाली थी तो वो नॉन पोलर था, होमोटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में निकाली है, ठीक है। जब हमने क्लोरीन की निकाली है तो क्लोरीन के 2 सेम एटम थे, जिससे लास्ट में हमारे पास जो आंसर आया वो आपके पास था 20.17 था, ठीक है। तो वो भी आपके पास होमोटॉमिक में आई है। लेकिन जब एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन के पास मिलेगा तो इनके दरमियान बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। जब बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी तो इसको तोड़ने के लिए फिर बॉन्ड एनर्जी, एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा चाहिए एज़ कम्पेयर टू कैलकुलेटेड बॉन्ड एनर्जी, या कैलकुलेटेड बॉन्ड एनर्जी इज़ लेस दैन एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एनर्जी। इन दोनों को आपने याद रखना है। अक्सर पूछा जाता है आपके सिलेबस में, आपकी बुक्स में एक शार्ट क्वेश्चन होता है, जिस तरह हम टॉपिक पढ़ते हैं साथ में शार्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। शार्ट क्वेश्चन यूँ होता है कि टेल अस दैट, 2 तरह से सवाल पूछा जाता है, वाई द कैलकुलेटेड बॉन्ड लेंथ या वाई द कैलकुलेटेड बॉन्ड लेंथ इज़ ग्रेटर दैन एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड लेंथ इन केस ऑफ हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल। सिंपल सा रीज़न है, लेस इस वजह से क्योंकि पोलैरिटी डिफरेंस है। जब पोलैरिटी डिफरेंस है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हैं, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। दूसरा सवाल यूँ पूछा जाता है कि वाई द कैलकुलेटेड बॉन्ड एनर्जी इन केस ऑफ हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल इज़ लेस दैन एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एनर्जी। तो इसका जवाब क्या है? तो इसका जवाब यह है, इन केस ऑफ हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल द 2 एटम कम क्लोज टू each other, as a result the bond length decreases, and we know that as the bond length decreases it required more energy, it required more strength, it required more bond energy to break it into its gaseous atom. Therefore we say that in case of heteroatomic molecule the bond energy, the experimental bond energy is always greater than calculated bond energy.
कि कैलकुलेटेड बाउंड एनर्जी कम होती है और एक्सपेरिमेंटल बाउंड एनर्जी ज़्यादा होती है। यहाँ तक मुझे लगता है, यहाँ तक आप पढ़ें, इससे आगे हम दूसरे लेक्चर के अंदर बात करेंगे। अभी बाउंड एनर्जी ख़त्म नहीं हुआ, इस बाउंड एनर्जी के अंदर हमने कुछ और भी देखना है। यहाँ तक इसको गौर से पढ़ें, ठीक है। फिर जहाँ पे आपके नोट्स हैं, आपके बुक्स हैं, वहाँ से इसको पढ़ें। तो जो चीज़ समझना है वो कमेंट्स के अंदर मुझसे पूछें, ठीक है। थैंक यू।